बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज मेरे पास 5 सवाल हैं। पहला सवाल दुआ खां का है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं गैर शादीशुदा हूँ, लेकिन मुझे डिलीवरी से बहुत डर लगता है और अभी से सोच सोच के डिप्रेशन में हूँ कि कैसे बच्चे को जन्म दूँगी। बेटा, आप आसान काम ये कीजिए कि हमारी इससे पहले 2 क्लिप्स मौजूद हैं इस मौजू पे, उसको देख लीजिए। एक बात इतनी सी याद रखिएगा कि रब ने आपका वजूद इसी काम के लिए बनाया है। आपने इंसानी नस्ल को परवान चढ़ाना है, जन्म देना है। तो जो जिस चीज़ के लिए बनी हो उसको, उस अमल पे डर कैसा, रब उसको आसानी दे देता है। तो बेखौफ ख़तर, और ये जो मरला है डिलीवरी का, ये आपके अजर और सवाब, इसमें इंसान अगर फ़र्ज़ की ज़िंदगी से गुज़र भी जाए तो भी उसका दर्जा इतना ज़्यादा होता है। तो डरना किस बात का, पूरी इंसानी तारीख़ में यही हो रहा है और सब मर थोड़ी जाते हैं। शबाना मौज़ूम खान ने सवाल किया है कि सर, मैं अपने वालिदैन की इजाज़त के बिना शादी कर बैठी हूँ और मैंने घर से भाग कर शादी की। वकील और कोर्ट में मेरी फैमिली से कोई फ़र्द शामिल नहीं था। अब कुछ लोग कहते हैं कि मेरा निकाह नहीं हुआ क्योंकि लड़की का वली के बिना निकाह नहीं होता। सर प्लीज़ वजाहत कर दें। बेटा, ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि निकाह नहीं होता? क्योंकि जब आप कोर्ट में चले जाते हो, 2 चीज़ें हैं। पहले तो कोर्ट में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप जाते हो तो अपने लिए भी और अपने ख़ानदान के लिए भी रुसवाई का बायस बनते हो। लेकिन जब आप कोर्ट में चले जाते हो तो कोर्ट एक कानून का ऑर्गन है, कानून का ज़रिया है। जैसे जब निकाह होता है तो वहाँ ख़ानदान होता है, वली होता है, तो यहाँ इनफैक्ट कोर्ट उसकी जगह ले लेता है और कोर्ट का नुमाइंदा मौजूद होता है, वकील मौजूद होता है, कोई ना कोई जो गवाह हैं दोनों तरफ से वो भी होते हैं। तो पूरा कानूनी प्रोसेस मुकम्मल किया जाता है और उसके बाद वहाँ गवाहियाँ भी मौजूद होती हैं, और यानी जो रिप्लेसमेंट है कानूनी तौर पे। अच्छा, एक बात और याद रखें, जो निकाह है अगर आपने दोनों ने किया और वो लिखा नहीं गया, कानून की ज़ुबान में उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है जब तक वो तहरीर ना हो और उस पर निकाह ख्वाह के और जो वहाँ का इंचार्ज है उसके दस्तखत ना हों। इसी तौर पे जब आप कोर्ट में चले गए तो निकाह तो आपका हो गया। इस पे जिन लोगों को ये अब एतराज़ है, इनफैक्ट इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ लोगों के साथ डिस्कस करते हो। ये जो वाक़या होता है ये तो बेटा सारी उम्र डिस्कस करने वाला ही नहीं होता कि हमने कोर्ट में शादी की थी, क्योंकि ज़ाहिर है कि इट्स अ बैड पैच ऑफ योर लाइफ। ये ना आपके बेटे के लिए ना आपकी बेटी के लिए ये कभी भी इज़्ज़त का बाइस नहीं होता। कुछ अरसे बाद आपको शर्मसारी भी होने लग जाती है कि मैंने क्या किया, क्योंकि आप दोनों अपनी अपनी फैमिली से, उसकी बाइंडिंग से, उसकी मोहब्बत से, उसकी प्रेयर से, उसकी खैर व बरकत से महरूम हो जाते हो। लेकिन निकाह आपका हो गया हुआ, इस पर परेशान मत हों। एक बात और याद रखिएगा, जब हम कर रहे होते हैं उस वक्त पता करना चाहिए। उस होने के बाद तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले हराम ज़िंदगी गुजार लें, फिर किसी के कहने पे किसी को अलाउ करें कि वो उस पर तबसरा करें और फिर हम परेशान हो के बैठ के उसका हल ढूंढें। तो ये तो वैसे भी एक अक़ली तौर पे भी चीज़ पसंद नहीं की जा सकती। नौरीन शेख का सवाल है कि सर, जो वालिदैन बच्चियों की शादियाँ वक्त पे नहीं करते उन्हें ज़रूर समझाइए, उनके लिए एक वीडियो बना दीजिए। मेरे बच्चे 2 तरह के वालिदैन हैं जो अब तक मैंने देखे हैं जो बच्चियों की शादियाँ नहीं करते। एक तो वो है कि जिन्हें माली तौर पे आसूदा नहीं होते और जो कुछ उनके पास होता है उन्होंने अपनी बेटियों पे लगा दिया होता है। तो उनका ख्याल होता है कि बेटियां थोड़ा सा कमाएं ताकि घर स्टेबल हो जाए और उसके बाद उसी खर्च से उन्होंने बच्चियों की शादी करनी होती है। एक बात और याद रखिएगा, माँ बाप के बारे में बदगुमानी से क्या हासिल। अगर उनके पास कोई मकान होगा, कोई घर होगा, कोई खेत होंगे, तो उन्होंने अपने साथ कब्र में लेके तो नहीं जाने, आप पे लगा देने। अब नहीं है, जब वो खर्च हो गए हैं तो ऑफ कोर्स कोई तो अर्न करेगा। अगर तो बाप भी कमा रहा है और थोड़ा कमा रहा है तो फिर ज़ाहिर है जैसे बच्चियां ज़्यादा कमाएंगी, घर में जमा होगा तो इन्हीं बच्चियों पर लग जाएगा। शायद चंद एक ऐसी माएँ हों दुनिया में कि जो लालच में अपनी बच्चियों को बिठाए रखें कि चलें आ रहा है और घर में वो खर्च हो रहा है, पर ये मौजूद चंद केसेस ऐसे हो सकते हैं। ज़्यादातर माएँ तो इसी चक्कर में होती हैं कि जितनी जल्दी बच्चियों की शादियां हो जाएं। हाँ, अलबत्ता बाज़ बच्चियों को अगर जल्दी हो वक्त से पहले शादी करने की, तो उन्हें फिर उसके रिसोर्सेज भी मुहैया करनी चाहिए, या फिर ऐसा रिश्ता ढूंढें कि जो बिल्कुल माँ बाप का ख़र्चा ना करवाए और आसानी से 2 कपड़ों में ले जाए। ना उसे कोई बरी चाहिए हो, ना जहेज़ चाहिए हो, ना बाकी सारे रस्म रवाज ना चाहिए हो, तो फिर माँ बाप पे बोझ नहीं बनेगा। आम तौर पे ये जितने शादी के रस्म व रवाज हैं ये माँ बाप की कमर तोड़ देते हैं, और बहुत से बाप और माएँ मैंने ऐसी देखे हैं
कि जो शादी के बाद बेचारे बरसों तक उठ के खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने हर एक से थोड़े थोड़े पैसे पकड़े होते हैं ताकि वहाँ इज़्ज़त रह जाए। ये जो नाम नेहाद इज़्ज़त है रह जाए, ये तो रह ही जाती है। इसी वजह से शादियाँ फिर लेट भी होती हैं और वालिदैन तंग भी होते हैं। अगला सवाल नजमा यासीन ने किया है। कहती हैं कि सर, शौहर को बच्चों की पैदाइश पे कैसे राज़ी किया जाए? कमाल है, ये कैसा शौहर है जो बच्चों की पैदाइश पे राज़ी नहीं है? मतलब उसने शादी फिर किस लिए की है? आपको पहले टेस्ट कर लेना चाहिए था, पहले पूछ लेना चाहिए था कि ये एबनॉर्मल आदमी। आगे आपने लिखा है कि मैं कनाडा से हूँ, जबकि कनाडा की गवर्नमेंट बच्चों के अलाउंसेस भी देती है। वैसे मुझे एक और शक पड़ रहा है कि आप भी बच्चों की मोहब्बत में बच्चों को पैदा नहीं करना चाह रही, आप भी उस मुफ्त के ख़र्चे के लिए जो आमदनी होगी उसके लिए पैदा करना चाह रही हैं। ये दोनों की अपनी अपनी इंटेंशन है, इस पर कोई जबर नहीं है। दोनों को मिल बैठना चाहिए, दोनों को अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए। मुमकिन है वो सोचता हो कि इत्तेफाक से उसको कोई खूबसूरत खुश शक्ल औरत मिल गई है तो और 2-4 साल इसी हालत में उसकी स्लिम एंड स्मार्ट रहे। ये तो आपकी तारीफ़ करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुमकिन है उसकी इंटेंशन ये हो कि और कुछ साल आप ज़रा अच्छे लगो, आपका जिस्म ना ढल जाए, ना ढल के। ये एक वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि वो ये समझता हो कि आप इस काबिल नहीं हो कि बच्चे संभाल सकोगे। तीसरी वजह ये हो सकती है कि उसके पहले से बच्चे काफ़ी हों और वो उन्हीं में इन्वॉल्व हो और आपसे बच्चा ना चाहता हो, क्योंकि आपने कोई बात लिखी नहीं है। अदरवाइज़ शादी के बाद दोनों मियाँ बीवी की पहली इंटेंशन यही होती है कि उनका ख़ानदान आगे चले। क्योंकि जिसको मैंने ये हमाकत करते देखा है कि नेचुरल बच्चे के प्रोसेस को आने को रोक दें, हमेशा कुदरत उनसे इंतकाम लेती है। जो बच्चे, लड़के या लड़कियां, बिल्कुल शुरू में अपने मज़े के लिए औलाद को डिले करते हैं किसी भी प्रोसेस से, चाहे वो किसी टैबलेट से करें, चाहे वो किसी रिंग से करें, उनको मैंने बाद में रोते देखा है। कुदरत अपना हर सूरत में रास्ते में रुकावट डालने पे नाराज़ होती है और इंतकाम लेती है। बच्चे डिले हो जाते हैं, प्रोसेस ख़राब हो जाता है, जिसम में इन्फेक्शन हो जाती है, 100 तरह की चीज़ें होती हैं जो लाज़िमन होती हैं जब भी आप अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम को, कुदरत को, उसे डेविएट करोगे या रुकावट डालोगे या अपनी मन मर्ज़ी करोगे और अपने नफ्स के लिए ज़्यादा वक्त लंबा चाहोगे तो फिर दिक्कत तो होती है। अब आई डोंट नो, आप जब सवाल करते हैं थोड़ी उसकी फिर तफसील भी दिया करें, वरना जो एक ब्लाइंड गेम खेलने वाला जो आंसर कभी भी मौजू नहीं हो सकता, उसमें आधी अधूरी मुलाकात, आधी अधूरी जो इन्फॉर्मेशन है, इससे ना तो कभी बीमारी की तशख़ीस हो सकती है और ना ही कभी ज़िंदगी में को मौजू और बेहतर हल दिया जा सकता है। निसा बतूल ने कहा कि सर, आप हमेशा लड़कों को और टीचरों को इल्ज़ाम देते हैं कि वो टाइम पास के लिए लड़कियों का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन मैंने ऐसी लड़कियां भी देखी हैं कि अपने घटिया से वक्ती बेनिफिट्स के लिए यंग प्रोफेसर्स को ट्रैप करती हैं। बेटा, ये बिल्कुल बजा है, ऐसा है, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ और उस बात का कायल हूँ कि कुछ चीज़ों पे आपको पर्दा रखना चाहिए। क्योंकि जब आप कुछ घटिया चीज़ों को, घटिया अमल को या ऐसी प्रैक्टिस को उसका इजहार करने लग जाते हैं, तो जिन बच्चियों ने कभी ये सोचना भी नहीं होता, लड़की के पास एक पावर तो है, उसके जिस्म, उसकी अदाएं, अच्छा जिसको इसका एहसास हो जाता है तो वो इसका फ़ायदा उठाती है। उसको लगता है मैं दूसरे को ट्रैप कर रही हूँ। पर सोचिए, शिकार जब शिकारी के आगे आएगा तो शिकारी शिकार करेगा। इसमें शिकार कहाँ से फ़ख्र करेगा कि मैंने उसको आगे आया और उसको मुतवज्जो किया और उसने मुझे शिकार कर लिया। अल्लाह के बंदो, आपने हर सूरत में आपका नुकसान होना है। मर्द ट्रैप करे या आप खुद उसको इनवाइट करो कि मुझे ट्रैप करो। ऐसी लड़कियां ज़िंदगी में अपने फ़ख्र से, अपनी इज़्ज़त से, अपनी असमत से, अपनी अना से महरूम हो जाती हैं। आप सोचिए कि मैं तो ऐसी लड़कियों के बारे में मैंने सुना, देखा मैंने नहीं है, सुना कि यूनिवर्सिटी की और कॉलेजेस की कि दुकानदारों के पास जाके जानबूझ के झुकती हैं या मुस्कुराती हैं, तो उस मुस्कुराहट पे 5 रुपए की रायत हो जाएगी, 10 की रायत हो जाएगी। उस बदबख्त ने अपने पैसे तो लेने ही लेने हैं, लेकिन वो जो उस लम्हे गुनाह का मज़ा वो लेगा, वक्ती लज्जत का, और आप ये समझ रहे हो कि मैंने उसको बेवकूफ़ बनाया, तो वो तो हर लम्हे बेवकूफ़ बनता नज़र आ रहा होता है अपनी मर्ज़ी से।
फिर वो उसी लिहाज से आपको प्राइस ज़्यादा बता के उसमें रायत करता है, आपको ट्रैप करता है। और ये ट्रैप करना सिर्फ आपके जिस्म को देखना नहीं होता, बिल आखिर आपकी वो रूह तक पहुंच जाते हैं। और आप सोचिए, ये रिक्शे वाले, ये वैगनों वाले, ये ड्राइवर, ये आपके चौकीदार कहाँ से लड़कियों के दिल में पहुंचते हैं? कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी इन्होंने की होती है, उनको लुभाया होता है। जब भी कोई लड़की किसी को लुभाएगी, अपने हम उम्र को, अपने बड़े को, उस्ताद को या किसी और को, जो बेनिफिशरी होगा फ़ायदा उसका है। आप अपने आप को ये नहीं कहोगे कि मैंने कोई बेनिफिट उठाया, चूँकि आप लुटते हो। चाहे आपने अपनी मासूमियत खो दी, चाहे आपने अपने वजूद की इज़्ज़त और असमत खो दी, दुनिया की अहम तरीन नेमतें जो आपके पास हैं, आप उसके मुहाफ़िज़ थे। जब आप वहाँ नहीं होते और आपके बाद ऐसे मर्द, ऐसे टीचर या ऐसे लोग आपके बारे में ज़िक्र क्या करते हैं, अगर वो सुन लें तो सच्ची बात है आप ज़मीन को खोदे बिना कोशिश करो कि उसके अंदर आप धंस जाओ और आप लोगों के चेहरे ना देख पाओ। ये इतना उस वक्त तकलीफ़ दे वो जुमले होते हैं, तकलीफ़ दे कमेंट्स होते हैं जो ख़ुद आपने इनवाइट किए होते हैं। मेरा रब आप सबको ऐसे बुरे अंजाम से और ऐसे बुरे लम्हात से महफूज रखे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।